क्लास 10th विज्ञान की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है लेटेस्ट मॉडल पेपर, ठीक है, 2023-24 के लिए मैं सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। और ये जो क्वेश्चंस है वो हर एक हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कह रहे हैं सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर बताना है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? देखो, इस तरफ जो होता है वो अभिकारक होता है, भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं, ठीक है। और अभिक्रिया के बाद क्या बनता है? उत्पाद बनता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिकारक, ठीक है। फिर इस और रासायनिक अभिक्रिया को देखना है और संयोजन बताना। संयोजन मतलब किस प्रकार का अभिक्रिया वो बताना। संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में एक ही उत्पाद बनता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखो एफ ई, यहाँ पर O3 के साथ ए अलग है, बेचारा एफ ई अलग हो गया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया और बेचारा एफ ई अलग हो गया है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। इसे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? तो जो मास्टर ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कह रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में ना आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका? आयनों का आदान प्रदान होता है। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कह रहे मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन कौन करता है? तो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब हमें रिक्त स्थान भरने हैं। कह रहे कार्बन की सबसे बाहरी कक्षों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो पहले कक्ष में 2 होते हैं, बाहर में कितने होते हैं? 4 होते हैं। सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। क्या? एसिटिक अम्ल। लोहे के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? टिन की परत चढ़ाई जाती है। वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है क्या कहते हैं? क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियाशीलता श्रेणी। कह रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा। क्या होता है दोस्त इसका सामान्य नाम? बेकिंग सोडा होता है। कह रहे हैं डैश सरलतम हाइड्रोकार्बन है। CH4 मीथेन जो होता है सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब आ जाओ सत्य असत्य बताना है। कह रहे पुरुषों में XX लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, पुरुषों में XY पाया जाता है, महिलाओं में XX पाया जाता है। तो पहला कथन क्या है? गलत। कह रहे उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, तो ये गलत है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। अवतल को अपसारी कहते हैं। पुष्प का नर जनन तंत्र अंग पुंकेसर होता है, तो ये कथन सही है। मनुष्य के शरीर में शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है, ये भी सही है। जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित नहीं होते हैं वे आनुवंशिक गुण कहलाते हैं, ठीक है। देखो, जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होते हैं वे आनुवंशिक गुण कहलाते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है नहीं होते हैं, तो ये गलत है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना अपवर्तन कहलाता है, सही बात है, ठीक है। अब जोड़ी बनाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? सही जोड़े बनाने हैं। तो देखो 80 dB, 80 dB क्या होता है? 80 dB आपका ध्वनि प्रदूषण में होता है, अगर उसमें चला जा रहा है। 180 dB, देखो 180 डिग्री क्या होता है? 2 नेत्रों का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र होता है, हमारा आँख का। अजैव घटक क्या होते हैं? अजैव घटक हमारे हो जाएंगे वायु, मृदा, जल। 25 सेंटीमीटर क्या होता है? मानव नेत्र की स्वच्छ दूरी होती है, ठीक है। और परपोषी, यहाँ क्या लिखा है? परपोषी, तो परपोषी हमारा मानव हो जाएगा, मानव परपोषी है, ठीक है। और भी है कि हाँ, इधर भी है यार, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए
हम क्या करते हैं, 25 सेंटीमीटर छोड़ दो, 25 सेंटीमीटर नेत्र की न्यूनतम दूरी होती है ना, 25 सेंटीमीटर। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम करते हैं अवतल लेंस। ये हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे निम्न प्रश्न का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। कह रहे जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? आंसर आ जाएगा बड़ी आंत में। कहाँ होता है? बड़ी आंत में। मोटर की बैटरी से बहने वाली धारा कौन सी है? डीसी, डायरेक्ट करंट, है ना, दिष्ट धारा कहते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। यकृत से निकलने वाले रस का नाम क्या होता है? पित्त रस। मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम क्या होता है? खून, रक्त। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति पता लगाने वाली युक्ति का नाम क्या है? चुंबकीय सुई। ठीक है, चुंबकीय सुई। हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे प्रबल अम्ल के दो उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो प्रबल अम्ल क्या होता है? मैंने आंसर लिख रखे हैं पहले से ही, देखो आप लोगों के लिए पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया मैंने। प्रबल अम्ल वह अम्ल है जो जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोनियम आयन H3 पॉजिटिव और ऋणायन A नेगेटिव उत्पन्न करता है। ठीक है। अम्लों का pH मान 0 से 2 के बीच में होता है। यहाँ H पॉजिटिव H नेगेटिव आयन होगा। उदाहरण है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ये हमारे प्रबल अम्ल के उदाहरण है। ठीक है। फिर क्या है? प्रबल क्षार को दो उदाहरण सहित बताइए। प्रबल क्षार क्या होता है? प्रबल क्षार वह क्षार है जो जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव उत्पन्न करता है। प्रबल क्षार का pH मान 14 से अधिक होता है। ठीक है, ये आप बोल दीजिए। उदाहरण क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है। अगला प्रश्न है अम्ल का जलीय विद्युत विद्युत का चालन क्यों करता है? ठीक है, अम्ल का जलीय विद्युत चालन क्यों करता है? तो देखो यहाँ आंसर बता दूँ। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत चालन करता है क्योंकि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव उत्पन्न करते हैं और हाइड्रोजन धनात्मक आवेशित होते हैं और ऋणात्मक आवेशित होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित कणों के बीच आकर्षण विद्युत धारा का कारण बन जाता है इसी वजह से। ठीक है। या फिर मानव मुख का pH मान कितना होता है? pH मान के कारण दंत क्षय कब होने लगता है? देखो हमारा जो मुंह है, हमारे मुंह का जो pH मान होता है वो 6.7 से 7.3 के बीच में होता है। जब हमारे मुंह का pH मान 5.5 से नीचे हो जाता है तो दांतों में कैल्शियम और फॉस्फेट के बीच रासायनिक संतुलन बिगड़ जाता है। किसके बीच? कैल्शियम और फॉस्फेट के बीच, और इससे दांतों का क्षय होने लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित समझाइए। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इनका जो मुख्य स्रोत है वो भूतेल है। प्राकृतिक गैस में भी केवल हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन संतृप्त और असंतृप्त दो प्रकार के होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इन हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल बंध पाए जाते हैं और इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इन हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच एक से अधिक द्विबंध या त्रिबंध होते हैं। ठीक है, इनका सूत्र CnH2n-2 या फिर CnH2n होता है। ठीक है, जिसमें एथीन हो गया, ठीक है, ब्यूटाइन हो गया, प्रोपेन नहीं है, प्रोपीन होगा। ठीक है, ये असंतृप्त होते हैं। अगले में आ जाओ। कह रहे हैं विषम परमाणु का उदाहरण सहित समझाइए। विषम परमाणु क्या होता है? सो ये देख लीजिए। एक परमाणु को विषम परमाणु कहा जाता है यदि उस परमाणु के पास एक असंयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। उदाहरण के तौर पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में 2 और बाहर में 6। इसके अष्टक पूरे होने में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, जिनमें से 5 इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है।
ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन परमाणु पर एक विषम परमाणु होता है। ठीक है, नाइट्रोजन परमाणु में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 6 इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमें बोल रहा है निम्नलिखित में संरचना सूत्र बना के दिखाओ। मीथेन और पेंटेन, मीथेन पेंटेन दोनों में सिंगल एन एन है, यानी कि सिंगल बॉन्ड। तो मीथेन का होता है CH4 और पेंटेन में 5 कार्बन परमाणु होंगे, 1 2 3 4 5 और चारों तरफ CH। ठीक है, अच्छा। ओके, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। एथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी? एथेन का क्या होता है? CH4, क्या लिखा है? एथेन दिखा है ना, C2, सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, तो 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, दूनी C2H6, तो C2H6 कार्बन कितने हैं? 6 हैं। तो हमें बस बाहरी कक्ष लेने होते हैं। ठीक है, बाहरी कक्ष, कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 होते हैं और हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में 1। ठीक है, 4 है, 4 है, यहाँ से 1 लेगा, देखो यहाँ से 1 लेगा 5, यहाँ से 1 लेगा 6, यहाँ से 1 लेगा 7 और यहाँ से 1 ले लिया इसने 8। इसके भी हो गए अष्टक पूरे, इसका 1, इसका 1 और इसका 1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं हरे पौधे में होने वाली प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये क्या होता है? 6CO2 + 6H2O, तीर का निशान C6H12O6 + 6O2, ये समीकरण होता है प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, कह रहे मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है? उसका नाम और कार्य लिखिए। तो मनुष्य की लार में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक तो टाइलिन होता है और एक होता है लाइसोजाइम। टाइलिन का क्या कार्य होता है? ये जो टाइलिन होती है, ये एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है और माल्टोज एक प्रकार का सरल शर्करा है जिसे शरीर आसानी से पचा सकता है। और लाइसोजाइम क्या होता है? यह एंजाइम बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। यह बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली को तोड़ता है और उसे मार देता है। तो बहुत ज़रूरी है दोनों चीज़ हमारे लिए। अगला क्वेश्चन है प्रभावी लक्षण को परिभाषित कीजिए। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं? देखिए, प्रभावी लक्षण वह लक्षण है जो माता पिता दोनों में से किसी एक से प्राप्त होने पर, बोलते हैं ना, जब आप किसी के घर पे बेटा या बेटी होती है तो बोलते हैं इसका मुंह मम्मी पे गया है, पापा पे गया है, तो ये प्रभावी लक्षण होते हैं। प्रभावी लक्षण केवल तभी छिप जाते हैं जब माता पिता दोनों में से प्रत्येक में प्रभावी लक्षण के लिए जीन की एक ही प्रतिलिपि होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पौधे में फूल का रंग बैंगनी या सफ़ेद हो सकता है, यदि माता पिता दोनों में से एक बैंगनी फूलों के लिए जीन की एक प्रतिलिपि, सफ़ेद फूलों के लिए जीन के लिए एक प्रतिलिपि होती है, तो संतति में बैंगनी फूल होंगे। हालांकि यदि माता पिता दोनों में से प्रत्येक में सफ़ेद फूलों के लिए जीन की 2 प्रतिलिपि होती है, तो संतति में सफ़ेद फूल होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे हमसे ये बोला गया है अप्रभावी लक्षण को परिभाषित कीजिए। एक प्रभावी बताओ, नहीं तो अप्रभावी। अप्रभावी क्या होता है? अप्रभावी लक्षण वह लक्षण होता है जो माता पिता दोनों में से किसी एक से प्राप्त होने पर भी नहीं होता है। अप्रभावी लक्षण केवल तभी प्रकट होता है जब माता पिता दोनों में से प्रत्येक लक्षण अप्रभावी लक्षण के लिए जीन की एक ही प्रतिलिपि होती है। उसका उल्टा, उदाहरण के लिए, यदि किसी पौधे में फूलों का रंग बैंगनी या सफ़ेद हो सकता है, यदि माता पिता दोनों में से एक बैंगनी फूलों के लिए जीन की प्रतिलिपि और सफ़ेद फूलों में से जीन की एक प्रतिलिपि होती है, तो संतति में बैंगनी फूल होंगे। हालांकि यदि माता पिता दोनों में से प्रत्येक में सफ़ेद फूलों के लिए जीन की 2 प्रतिलिपि होती है, तो संतति में सफ़ेद फूल ही होंगे। ठीक, कह रहे मानव संतान का लिंग निर्धारण पर किस पर निर्भर करता है बताइए। तो लिंग निर्धारण के लिए पापा पर निर्भर होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये पापा हैं, ये मम्मी है। अब पापा के पास, अब हालांकि इसके पास 23 जोड़े गुणसूत्र है और इसके पास भी 23 जोड़े गुणसूत्र है, लेकिन दोनों में 22 जोड़े गुणसूत्र सेम होते हैं। फ़र्क सिर्फ एक जोड़े गुणसूत्र का होता है। पापा के पास XY होता है, मम्मी के पास XX। पापा का X और मम्मी का X जब मिलता है सेम टू सेम, तो लड़की पैदा होती है। पापा का Y और मम्मी का X जब मिलता है तो लड़का पैदा होता है।
ये हम लिख देंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? मटर का चयन किया। उस पौधे के चयन करने के 2 उचित कारण बताइए। कारण क्या था? देखो, मटर के पौधे में आनुवंशिक लक्षणों में विविधता पाई जाती है। मेंडल ने अपने आनुवंशिक नियमों की खोज के लिए मटर के पौधे के उन लक्षणों का चयन किया जिनमें विविधता पाई जाती हो। इन लक्षणों में बीज का रंग, बीज का आकार, पौधे की ऊंचाई, फूल का रंग, ये सब शामिल थे। मटर के पौधे का प्रजनन आसानी से किया जा सकता है। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे के बीच क्रॉसिंग कर आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया। मटर के पौधों का प्रजनन आसानी से किया जा सकता है क्योंकि ये एक स्वपरागित पौधा है। अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है वो आपको लिखनी है। तो वायु में प्रकाश की चाल होती है, देखो, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, या फिर इतना मीटर प्रति सेकंड। ये एक बहुत ही बड़ी गति है जिसे कल्पना करना मुश्किल है, ठीक है। उदाहरण के लिए प्रकाश पृथ्वी के चारों ओर 7.5 बार प्रति सेकंड यात्रा कर सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डायप्टर को परिभाषित कीजिए। डायप्टर को परिभाषित कीजिए। तो डायप्टर प्रकाशीय शक्ति का एक मात्रक है। यह लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। P बराबर क्या होता है? 1/f, ठीक है। यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो तो उसकी प्रकाशीय शक्ति 1/f डायप्टर होगी। उत्तल लेंस के डायप्टर धनात्मक होता है, ठीक है, और अवतल लेंस के डायप्टर ऋणात्मक होता है। 2 नंबर का है, उसी हिसाब से उतना ही लिखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में पाई जाने वाली किन्हीं 4 संरचनाओं के नाम लिखिए, या मानव नेत्र में पाए जाने वाले किन्हीं 4 नेत्र दोषों के नाम लिखिए। तो 4 जो चीज़ है वो है कॉर्निया, आइरिस, लेंस, रेटिना, मेन 4। कॉर्निया यह नेत्र का सबसे बाहरी पारदर्शक होता है। ये चित्र बना सकते हो आप, ठीक है। यह प्रकाश के को नेत्र में प्रवेश करने देता है। आइरिस क्या होता है? ये नेत्र का रंगीन भाग है। यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है और यह पुतली का आकार बदलकर नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह नेत्र का मध्य वाला भाग होता है। यह एक पारदर्शक लेंस है जो प्रकाश को फोकस करता है। और रेटिना क्या करता है? यह नेत्र प्रकाश का सबसे आंतरिक भाग है। यह प्रकाश को विद्युत संकेतों को में परिवर्तित करता है जिन्हें मस्तिष्क द्वारा समझा जाता है। और जो 4 दोष है आंखों के, वो एक तो निकट दृष्टि दोष, एक है दीर्घ दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं हम साफ देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं देख पाते हैं, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष, दूर की वस्तुएं हम स्पष्ट देख सकते हैं लेकिन पास की वस्तुएं नहीं देख सकते, और इसको दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जरा दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है? यह एक सामान्य दृष्टि दोष है जो वृद्धावस्था में होता है। इस दोष में आँख के लेंस के जो लचीलापन होता है वो कम हो जाता है जिससे पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, ठीक है, और दूर की भी हम नहीं देख सकते, ठीक है। इसे द्विफोक्सी चश्मा, जिसमें उस चश्मे में उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस होते हैं, उसको पहन कर हम दूर कर सकते हैं। बुढ़े लोग जो चश्मा पहनते हैं ना, ऊपर अवतल नीचे उत्तल दोनों लगा हुआ होता है, उसमें दोनों चीज़ लगी होती है। अगला 2 है अस्टिमैटिज्म। इस दोष में प्रकाश की किरणें रेटिना पर एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होती हैं बल्कि एक रेखा के रूप में फैल जाती हैं। इस स्थिति में दूर और पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता और इसका उपचार गोलाकार लेंस के चश्मे या संपर्क लेंस, मतलब कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर किया जा सकता है। कह रहे निम्नलिखित विद्युत अवयवों के प्रतीक बनाइए। बैटरी और प्रतिरोध। बैटरी क्या होता है? कई सेलों को जोड़ दो, बैटरी बन जाएगा, और ये प्रतिरोध का सिंबल है, ठीक है। या फिर प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखिए, विद्युत परिपथ आरेख बनाइए, ठीक है, श्रेणी क्रम का। तो श्रेणी क्रम का जो श्रेणी क्रम में क्या होता है? जैसे 3 प्रतिरोध है, एक के साथ एक जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। सूत्र क्या होता है? R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका डेरिवेशन वगैरह मैंने पूरा पढ़ा रखा है चैप्टर में, आप जाके देख सकते हैं, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जैव निम्नीकरण प्रदूषकों के नाम लिखिए, ठीक है। तो जैसे इसमें आ जाएगा कार्बनिक पदार्थ हो सकता है, इसमें कृषि अपशिष्ट पदार्थ है, सीवेज है,
खाद्य उद्योग है। ठीक है, ये जैव निम्नीकरण प्रदूषक हैं। कार्बनिक पदार्थ में पौधे, जानवरों के अवशेष, खाद्य अपशिष्ट, कागज, लकड़ी। ठीक है, कृषि में गोबर, फसल के अवशेष, सीवेज में मानव मल मूत्र, कपड़े धोने का पानी, खाद्य उद्योग में खाद्य प्रसंस्करण के दौरान निकलने वाला अपशिष्ट। तो ये जैव निम्नीकरण प्रदूषक होते हैं। अजैव निम्नीकरण प्रदूषक के नाम लिखिए, जैसे धातुएं, पारा, शीशा, सिंथेटिक्स, डीडीटी, पीसीबी, प्लास्टिक, पॉलीथीन, पॉलीस्टराइन, रेडियोधर्मी, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब हमारे अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहे 3 चालक हैं कि जिनके प्रतिरोध इतने 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 हैं, इनका संयुक्त प्रतिरोध ज्ञात कर लिखिए जब उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखो, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना, तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो तुल्य प्रतिरोध R क्या होगा, तीनों को डायरेक्ट जोड़ दो। ठीक है, तो 20, 5, 4, तो ये 29 ओम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 29 ओम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 चालक जिनका प्रतिरोध इतना और इतना है, इनको समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इनका संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा। ये R1 है, ये R2 है। तो समांतर क्रम में क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 है 40, R2 है 8, तो लॉस छपा आ जाएगा 40, 40 से कम 40, 1 कम 1, 8 45, 5 कम 5, तो 6/40। 2 तिया 2 दूनी, तो तिरछे गुणा कर दोगे या पलट दो, तो ये हो जाएगा 20/3 ओम। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 20/3 ओम। अगले प्रश्न में आ जाते हैं हम। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं, देखो, कह रहे हैं धातु एवं अधातु में के गुणों में अंतर लिखो। धातु एवं अधातु के गुणों में क्या लिखो, अंतर लिखो। 845, हाँ ठीक है। तो देखो, 2 तरीके से हम लिख सकते हैं, भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर। भौतिक, लचीलापन। धातु क्या होते हैं, आघातवर्ध एवं तन्य होते हैं, और अधातुएं आघातवर्ध एवं तन्य नहीं होती हैं। ये धातुएं क्या होती है, कठोर होती हैं, अधातुएं नरम होती हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती हैं, अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। ये भौतिक गुणों के आधार पर है। रासायनिक गुणों के आधार पर बात करें, धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, और अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। धातुएं जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, और अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है। धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण बनाती हैं, और वे अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, और अधातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है। तो ये मुख्य अंतर है। सिंपल वे में मैंने इसको लिखा है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित पादप हार्मोन के कार्य लिखिए। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। तो ऑक्सिन का काम क्या होता है, पौधे की जड़ तथा तने की लंबाई में वृद्धि करता है, कोशिकाओं की दीर्घीकरण में सहायक करता है, बीज रहित फलों के निर्माण में सहायक होता है। जिबरेलिन के क्या कार्य हैं, जड़ व तने की वृद्धि में सहायक होता है, बीजों के अंकुरण में सहायक करता है। साइटोकाइनिन के कार्य क्या है, फूलों, पत्तियों और फलों के विकास में यह सहायता करता है। या फिर इसके कार्य लिखने हैं, मनुष्य के निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित किए गए हार्मोन के नाम लिखिए या कार्य लिखिए। थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रीनेलिन। तो देखो, थायरोक्सिन का क्या कार्य होता है, थायरोक्सिन एक थायराइड हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन हमारे शरीर के उपापचय को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखो, इसका प्रमुख क्या कार्य होता है, ये जो उपापचय को ये बढ़ावा देता है, जिससे शरीर ऊर्जा का उपयोग और उत्पादन अधिक कुशलता से करता है। विकास को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से बचपन और किशोरावस्था में तंत्रिका तंत्र के कार्य को नियंत्रित करता है। ठीक है, और हृदय गति, रक्तचाप को भी ये नियंत्रित करता है, थायरोक्सिन। ठीक है, अगला जो कार्य है इंसुलिन। इंसुलिन के हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है, अग्नाशय। यह हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रमुख कार्य क्या है, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, ग्लूकोज को कोशिकाओं में ले जाना, ग्लाइकोजन के संग्रह को बढ़ाना,
प्रोटीन और वसा के संश्लेषण को बढ़ावा देना। ये क्या कौन करता है? इंसुलिन करता है। एड्रीनेलिन क्या कार्य है? एड्रीनेलिन एक हार्मोन है जो अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन शरीर को तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने में मदद करता है। प्रमुख कार्य: हृदय गति और रक्तचाप को बढ़ाता है, श्वास लेने की दर को बढ़ाता है, मांसपेशियों में रक्त के प्रभाव को बढ़ाता है, ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है, पसीने को बढ़ाता है, जिससे शरीर को ठंडा करने में मदद मिलती है। ये इसके कार्य हैं। ठीक है जी, अगले प्रश्न पे आ जाओ। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, परिभाषित कीजिए। और फिर अगला क्वेश्चन बोला है, किसी अज्ञात प्रतिरोध के सिरों पर 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले आ जाते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह चालक से होकर विद्युत धारा के प्रवाहित होने का विरोध करता है, और इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। आर बराबर क्या होता है? वी बट्टे आई, क्योंकि आप ओम के नियम से जानते हैं वी बराबर क्या होता है? आई आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? वी बट्टे आई। आर प्रतिरोध है, वी विभवांतर है, और आई विद्युत धारा है। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमें क्या निकालना है? प्रतिरोध निकालना है। प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है? बैटरी, विभवांतर दे रखा है 12 वोल्ट, ठीक है, और विद्युत धारा आई हमें दे रखा है 2.5 एम्पियर। हमें आर निकालना है। हमें क्या निकालना? आई। हम जानते हैं वी बराबर क्या होता है? आई आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? वी बट्टे आई। बी का मान 12 है, आई का मान 2.5 है। 10 हटाओगे, एक स्थान एक जीरो बढ़ जाएगा। 5 × 25, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, काटो, 5 चौके 20, 5 × 40, 4.8 प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगला प्रश्न है, कह रहे विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, क्योंकि टंगस्टन एक धातु है जिसका गलनांक बहुत उच्च होता है। ठीक है, और इसी गुण के कारण टंगस्टन का उपयोग विद्युत तंतुओं के निर्माण में किया जाता है। टंगस्टन के तंतु उच्च तापमान पर भी नहीं पिघलते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, कह रहे हैं विद्युत संचारण के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों का ही उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सस्ती होती हैं। देखो, कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों धातु विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। कॉपर की प्रतिरोधकता एल्यूमिनियम की तुलना में कम होती है, लेकिन एल्यूमिनियम कॉपर की तुलना में सस्ता होता है, इसीलिए विद्युत संचारण के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों का उपयोग किया जाता है। बाकी सबसे बेस्ट तो भैया सोना है, चांदी है, लेकिन उनको तो नहीं लगा सकते ना, तो उसकी जगह पर कॉपर एल्यूमिनियम बेस्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है? संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में उदाहरण सहित अंतर बताइए। संयोजन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं तो वो संयोजन अभिक्रिया है। और वियोजन में क्या होता है? जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से ज़्यादा अभिकारक उत्पाद में टूट जाते हैं। ठीक है, तो संयोजन में क्या है? देखो, जैसे ये दो अभिकारक मिलकर हमें एक उत्पाद दे रहे हैं, लेकिन वियोजन में क्या होता है? एक अभिकारक होता है, उत्पाद हमें दो या दो से ज़्यादा दे सकता है। ठीक है, तो ये इसका मुख्य अंतर है। संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जैसे ये। और वियोजन अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उदाहरण के लिए ये। तो ये मुख्य अंतर है, इतना ही लिखना है। कह रहे हैं मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बना देना बढ़िया से। ठीक है, बना लोगे? देखो, ये है, ये मानव का स्वच्छ पाचन तंत्र है। ठीक है जी, बड़े आराम से बन जाएगा। या फिर अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है? रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। देखो, ये जो चित्र बनाना है, ये रंध्र देखो खुला हुआ है और ये रंध्र बंद है, इसका स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। बना दिया। ठीक है जी, अगर संयोजन और वियोजन अभिक्रिया को थोड़ा डिटेल में लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। ये देखो, संयोजन अभिक्रिया इस तरफ हो गया, यहाँ वियोजन अभिक्रिया हो गया। देखो, इसमें पदार्थों की संख्या दो या दो से अधिक होती है, इसमें एक ही पदार्थ लिया जाता है।
अभिक्रिया संश्लेषण है, इसमें अपघटन होता है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उदाहरण, जैसे कोई भी एक रिएक्शन है ना, उसमें उदाहरण में रिएक्शन डाल देना, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में आ जाओ। कि निशा के दांत में कई दिनों से दर्द हो रहा था। उसने अपने पिताजी से इस बारे में बताया, जो वो उसे दांत चिकित्सक के पास ले गए। उसने उसे एक विशेष कुर्सी पर बिठाकर छोटे से विशेष उपकरण से देखा और बताया कि उसके दांत में कुछ फंसा हुआ था, जिस कारण मसूड़ों में संक्रमण हो गया था। दवाई लेने से कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो दंत चिकित्सक ने जिस छोटे विशेष उपकरण से देखा, ऐसे देखता है ना, जिस उपकरण से उसने देखा, ठीक है, वो क्या था? तो देखो, दंत चिकित्सक ने जिस छोटे विशेष उपकरण से देखा वो एक एक्सरे था। एक्सरे एक प्रकार विकिरण है जो पदार्थों से होकर गुजरने पर उनका चित्र बनाता है, और इससे चित्र से दंत चिकित्सक दांतों की आंतरिक संरचना को देख सकता है और किसी भी समस्या का पता लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरण से संक्रमण होने का पता किस कारण लगा? तो उपकरण से संक्रमण होने का पता दांत में फंसे हुए पदार्थ के कारण लगा। जब दंत चिकित्सक ने एक्सरे लिया तो उसने देखा कि निशा के दांत में एक छोटा सा टुकड़ा फंसा हुआ है, और इस टुकड़े के कारण ही दांत के अंदर संक्रमण हो गया है। उपकरण में प्रयुक्त होने वाले विशेष वस्तु ने मानव जीवन को सुखद बनाने के लिए कैसे सहायता प्रयुक्त की? ठीक है, तो देखो, कैसे वो चिकित्सा में उसने मदद की। एक्सरे से उसने क्या किया, बीमारी का पता लगाया, और फिर बीमारी का सही पता लगने पर उसका सही उपचार हम कर सकते हैं। ये आप लिख दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर ये अगला क्वेश्चन है इसी पर। सुनीता स्कूटर पर बाजार जा रही थी। पिछले ही दिन उसके स्कूटर का पश्च दृश्य दर्पण टूट गया था, जिसे पीछे का हिस्सा देखते हैं, इसलिए वह बार बार गर्दन घुमाकर पीछे से आते वाहनों पर नजर रख रही थी। ठीक है, तो हमें इस पर प्रश्न पूछा गया है, रेखा के स्कूटर में लगा पश्च दर्पण कैसा था? तो पश्च दर्पण देखने के लिए कौन सा दर्पण लगता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वस्तु का आभासीय प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनता था? उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब छोटा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। छोटा, आभासी और सीधा, ये लिख देंगे। कि उसके लिए शीघ्र ही दर्पण बदलना क्यों आवश्यक है? देखो भाई, अगर वो बार बार स्कूटी पीछे चलाती हुई देखती रहेगी तो उसका कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, इसी चीज़ से उसको फटाफट उसको ये चीज़ लगाने की ज़रूरत है। तो ये जो मॉडल पेपर है एमपी बोर्ड का 2024 का, उसे हमने डिटेल में सॉल्व कर लिया है। तो वीडियो को कर दो लाइक। बाकी मैंने पूरी विज्ञान और गणित पढ़ा रखी है, जिसके लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे।